लास्ट क्लास में आप लोगों को प्रमोटर पॉइजनस कैटलिस्ट और उसकी कुछ थ्योरीज आप लोगों को बताई गई थी। आज की क्लास में जो आप लोगों को थ्योरी बताई गई थी, जैसे एक थ्योरी बताई गई थी इंटरमीडिएट थ्योरी, माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत, तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, उसके बाद ही हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी आई थी। ये टॉपिक उसमें मिस हो गया था। ये देख लेते हैं कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। तो जो एडजॉर्प्शन थ्योरी थी, सॉरी इंटरमीडिएट जो थ्योरी थी, इंटरमीडिएट थ्योरी माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इसमें क्या बताया था कि जो कैटलिस्ट होता है, जैसे रिएक्शन थी A+B AB, इसमें जो C कैटलिस्ट होता था, ये कैटलिस्ट क्या करता था, रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट के साथ मिल करके पहले इंटरमीडिएट बनाता था और फिर यही इंटरमीडिएट क्या करता है, बचे हुए रिएक्टेंट के साथ मिल करके प्रोडक्ट बनाता था और जो हमारा कैटलिस्ट होता था वो हमारा रिमूव हो जाता था। लेकिन इसका पहला ड्रॉबैक यही निकला कि बहुत सी जो कैटलिस्ट रिएक्शन थी, जो कैटेलिटिक रिएक्शन थी, उनमें ये एविडेंस ही नहीं मिला कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। बहुत सी कैटलिस्ट जो रिएक्शन हमने कराई देखी, तो उसमें देखा गया कि इंटरमीडिएट कंपाउंड हमको इसमें नहीं मिल रहा था। जब रिएक्शन लिखते थे उसकी कोई भी रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म के थ्रू होती है, तो जब मैकेनिज्म में देखा गया जो मैकेनिज्म थी वो इंटरमीडिएट थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट, हमारा पहला ड्रॉबैक क्या निकला, इन सेवरल रिएक्शन देयर is no evidence of formation of intermediate compound। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक बन रहा था, इसका हमको कोई एविडेंस नहीं मिला। कैसे? जब हमने रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखी तो देखा कि उसमें कोई इस तरह से कोई इंटरमीडिएट बन ही नहीं रहा है कि जिसमें कैटलिस्ट हमारा पार्टिसिपेट कर रहा हो। दूसरा पॉइंट क्या था, इस थ्योरी ने जो प्रमोटर और जो पॉइजनस कैटलिस्ट थे उसके एक्शन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। This theory does not explain the action of catalytic promoter and पॉइजन। ये जो थ्योरी थी, इसने इसके वर्धक और उत्प्रेरक विष की क्रिया को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा और लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जब कैटलिस्ट हमारा कोलाइडल या ग्राइंडेड या पाउडर फॉर्म में होता है तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट वाई द activity of catalyst increase in colloidal and powder form।
अगर कैटलिस्ट हमारे कोलाइडल या पाउडर फॉर्म में होते हैं तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी और बढ़ जाती है, क्रियाशीलता जो होती है वो और बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इसी के बाद हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी आई थी। ये कोलाइडल क्या होता है इसी के बाद का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। इसी के बाद हमारी एडजॉर्प्शन थ्योरी आई थी आज की। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंजाइम कैटलिस्ट, या इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल कैटलिस्ट, हिंदी में कहते हैं इसको एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? जब अभिक्रिया एंजाइमों द्वारा होती हैं, व्हेन रिएक्शन डन बाय एंजाइम कॉल्ड एंजाइम कैटलिस्ट। ठीक है, वह अभिक्रिया जिनको करने के लिए एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे क्या कहलाएंगे? एंजाइम उत्प्रेरक कहलाएंगे। तथा यह घटना क्या कहलाएगी? एंजाइम उत्प्रेरण कहलाएगी। ठीक है, तो दोज केमिकल रिएक्शन विच कैटेलाइज बाय एंजाइम कॉल्ड एंजाइम कैटलिस्ट। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? द केमिकल reactions catalyzed by enzyme are called enzyme catalyst। एग्जाम्पल समझते हैं, वे अभिक्रियाएं जो एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती हैं एंजाइम उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे इसका एक सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल तो यही हो जाएगा C12H22O11 सुक्रोज प्लस वाटर। अब यहाँ पर जो एंजाइम लेते हैं वो होता है हमारा इनवॉल्टेज, ईस्ट प्रोड्यूस करता है इनवॉल्टेज, तो ये इसको चेंज करता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, और फिर यही हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज है, C6H12O6 ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम, इन दोनों को ईस्ट प्रोड्यूस करता है। ये इसको चेंज करता है एथाइल अल्कोहल और CO2 में। बैलेंस करेंगे इसको, 2 2 4 तो 6 2, ये बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, तो जो ये रिएक्शंस हो रही हैं, ये रिएक्शंस किसके थ्रू हो रही हैं? एंजाइम्स के थ्रू हो रही हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंजाइम कैटलिस्ट। ये हमारा क्या था? ये हमारा है सुक्रोज, ये हमारा क्या है? ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज। इसको कहेंगे ये है एथिल अल्कोहल। तो ऐसी रिएक्शंस जो एंजाइम के थ्रू होती हैं उसे हम क्या कहेंगे? एंजाइम कैटलिस्ट कहेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट है जिससे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एंजाइम हमारे यूज़ हो रहे हैं। ये जो अभिक्रियाएं दी गई हैं, जिसे हमारा सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज किस में चेंज हो रहा है, स्टार्च हमारा किस में चेंज हो रहा है, ये सारी हमारी इस चार्ट में दी गई है। अगर हम इनके करैक्टर की बात करें कि एंजाइम कैटलिस्ट के क्या करैक्टर होते हैं, तो मोस्टली करैक्टर जो हमारे कैटलिस्ट के थे वो हमारे एंजाइम कैटलिस्ट के रहेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक करैक्टर आप लोगों को बताया गया था, स्पेसिफिक नेचर, विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट गुण बताया गया था कि जिस अभिक्रिया के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है उसी के लिए ही वही कैटलिस्ट यूज होगा। तो इसमें भी यही चीज़ है कि जिन रिएक्शंस के लिए, जैसे इस रिएक्शन के लिए हमको इनवॉल्टेज चाहिए तो इनवॉल्टेज ही यूज़ होगा, इसकी जगह हमारा कोई दूसरा कैटलिस्ट नहीं ले सकता। ठीक है, जो एंजाइमों के लिए मेन जो पॉइंट होता है, जो एंजाइमों के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है वो होता है 25 to
30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 टू 30 डिग्री, या कहीं कहीं पर इसको 35 डिग्री तक भी लिख दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कहा जाता है 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो एंजाइमों के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है। कहा जाता है इससे अगर कम टेम्परेचर जाएगा अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हमारे डीनेचर्ड हो जाएंगे, और हाई टेम्परेचर जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एंजाइमों के लिए सामान्य ताप कितना होता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम ताप पर यह निष्क्रिय हो जाते हैं और उच्च ताप पर ये हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें पॉइंट हो जाएगा पार्टिकुलर टेम्परेचर कितना है, 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एंजाइम आर डिस्ट्रॉय। एंड below temperature become inert। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और बिलो टेम्परेचर पर ये हमारा कैसा वर्क करेंगे, इनर्ट, मीन्स निष्क्रिय हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट, एंजाइम पीएच भी एंजाइम पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो जो एंजाइमों के लिए अनुकूल पीएच जो होता है वो सूटेबल पीएच की वैल्यू जो होती है वो होती है 5 to 7। ठीक है, मीन्स इसके बीच जो एंजाइम होते हैं वो हमारा अच्छा वर्क करते हैं। तो एंजाइमों के लिए सूटेबल पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 to 7 हो जाएगी। अनुकूल पीएच का मान कितना होगा, 5 से 7 होगा। ठीक, तो ये एंजाइम के कुछ कैरेक्टर हैं, बाकी कैरेक्टर हमारे कैटलिस्ट वाले ही मैच करेंगे। इसमें हम कैटलिस्ट का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम कैटलिस्ट, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, एंजाइमों की क्रियाविधि, इसी को हम लॉकेन की थ्योरी भी कहते हैं, ताला कुंजी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसमें बताया ये जाता है कि सॉल्यूशन में जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिस पर कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं, जिस पर कुछ ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रैट है। जो सॉल्यूशन में एंजाइम जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कोलाइडल हमारे डार्क सब्सटेंस होते हैं, जैसे हमारा टूथपेस्ट हो गया, गोंद हो गई, लेई हो गई, ये हमारे कोलाइडल होते हैं, जिस पर कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं, जिस पर सूटेबल साइज़ के सबस्ट्रैट आकर के फिट हो जाते हैं। अब इस पर क्या होगा, सूटेबल जो सबस्ट्रैट होंगे वो आकर के इस पर फिट हो जाएंगे इस तरह से। सूटेबल सबस्ट्रैट आकर के इस पर फिट हो गए। कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें से एंजाइम अलग हो जाता है। एंजाइम जैसा था वैसा ही एंजाइम इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया, और ये सबस्ट्रैट को ये किस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये है एंजाइम। ये हमारी कहलाती है, इसको लॉकेन की थ्योरी भी कहते हैं, ताला कुंजी सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे हमारा लॉक होता है, ये हमारा लॉक है, ये हमारी की है। लॉक जब की में जाएगी, ठीक है, या इस की को जब हम लॉक में भेजेंगे तो की घूम करके की जैसी है वैसे की वैसी बाहर निकल आएगी, चाबी वैसी की वैसी बाहर निकल आएगी, और लॉक हमारा क्या होगा, 2 पार्ट में
खुल जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉक इन की थ्योरी में कहते हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम होती है। जो सोल्यूशन में जो एंजाइम होते हैं वो कोलाइडल के फॉर्म में होते हैं, जिस पर कुछ एक्टिव सेंटर्स होते हैं, जिस पर उचित साइज़ के अभिकारक अणु आकर के फिट हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात एंजाइम शेष बचता है और अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। ये होती है एंजाइम की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो ये इसकी थ्योरी हो जाएगी। थ्योरी क्या बताई गई थी कि जो विलयन होता है, विलयन में एंजाइम कोलाइडल के रूप में उपस्थित होते हैं, जिस पर कुछ सक्रिय केंद्र होते हैं। उचित साइज के अभिकारक अणु आकर के इसमें फिट हो जाते हैं, जैसे ताले में कुंजी की तरह। कुछ समय के पश्चात इसमें से एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट शेष बचता है। इसमें भी यही बताया गया है कि एंजाइम किस फॉर्म में होते हैं, कोलाइडल फॉर्म में। जब सब्सट्रैट एंजाइम के पास आता है तो ये एंजाइम उसमें क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, जैसे की फिट इनटू लॉक। ठीक है। कुछ समय के बाद ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहा है, उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, और एंजाइम हमारा क्या होता है, फ्री स्टेट में रिकवर हो जाता है। ठीक है। तो ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है। इसी में छोटा सा पॉइंट और होता है, एक चीज़ और, एंजाइम जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, एंजाइम कैसे होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कोएंजाइम की अगर बात कर लें तो कोएंजाइम क्या होता है, जैसे हमने प्रमोटर बताया था, उसी तरह के कोएंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रमोटर में क्या करते थे, कोई सब्सटेंस अलग से लेते थे जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करता था। लेकिन जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम हमारे प्रोटीन होते हैं। इसी में छोटा सा पार्ट जो होता है अप्रोटीन का होता है, नॉन प्रोटीन होता है, जो एंजाइम की क्या करता है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। इसी को हम कहते हैं कोएंजाइम। एंजाइम्स आर प्रोटीन in which one part is non-protein which increase the reactivity of enzyme called coenzyme। एंजाइम प्रायः प्रोटीन होते हैं, इसमें छोटा सा भाग अप्रोटीन का होता है जो एंजाइम की क्रियाशीलता को या रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों का इतना चैप्टर है कैटलिस्ट, ये आप लोग तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कोलाइडल स्टार्ट किया जाएगा।